हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। आवाज़ आ रही है? आ रही है। हाँ बेटा। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट। सारे बच्चे तो गए सर, पता नहीं कहाँ। आ जाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो हमारी फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट क्या है हमारी? डायनेमिक्स ऑफ फ्लो। ठीक है ना, मतलब द्रव गतिकी का प्रवाह। ठीक है ना। अभी हमने जो पिछला यूनिट पढ़ रहे थे, हम कौन सा पढ़ रहे थे? द्रव गतिकी पढ़ रहे थे। ठीक है ना। पिछली यूनिट क्या थी? हेलो। हाँ सर। केवल द्रव गतिकी हम पढ़ रहे थे, लेकिन अब जो द्रव गतिकी है उसके अंदर हम जो है फ्लो के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें द्रव गतिकी के साथ फ्लो करना है। ठीक है ना। हेलो। हाँ सर। आवाज़ आ रही है? आ रही है। ठीक है बेटा। देखो तो ये जो आपकी यूनिट है, ये किसके बेसिस पे है कि मतलब कहा जाए कि कोई भी द्रव आपका अगर आपका बह रहा है, क्या कर रहा है? बह रहा है। तो वो द्रव जो बह रहा है तो उसके ऊपर बहुत सारे बल कार्य करते हैं। ठीक है ना। हेलो। इंग्लिश में बोल लो। ठीक है, जो भी कोई फ्लूइड है, कोई लिक्विड बह रहा है तो बेटा उसके अंदर उसके ऊपर बहुत सारे प्रेशर काम करते हैं, बहुत सारे फोर्स जो रहते हैं, अलग अलग टाइप के फोर्स उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है ना, कार्य करते हैं। जिसके कारण क्या होता है उसमें? ठीक है ना, उसमें एनर्जी उत्पन्न होती है। ठीक है ना, या फिर उसका एसिलेशन बढ़ जाएगा, मतलब उसका त्वरण जो बोलते हैं एसिलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है ना, उसमें एनर्जी में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी बढ़ना या घटना हो सकता है। और साथ ही साथ एसिलेशन का भी बढ़ना और घटना हो सकता है। एसिलेशन पता है ना क्या होता है? हाँ। क्या होता है? क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेरी गुड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना, जैसे हम बाइक में एसिलेटर होता है एक हाथ में जो ऐसे घुमाते हैं गोल, है ना। तो उसका हाँ। नाम एसिलेटर इसलिए पड़ा है क्योंकि वो एसिलेशन को कम ज़्यादा करता है ना। मतलब वेलोसिटी के रेट को कम ज़्यादा करता है, इसलिए उसे एसिलेटर बोला गया है ना। तो वेरी गुड, एसिलेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब कोई द्रव बह रहा है किसी पाइप से, तो उसके जो पाइप में बह रहा है तो उसकी एसिलेशन में भी चेंज आ सकता है ना। एसिलेशन कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है ना, उसमें एनर्जी बढ़ सकती है, घट सकती है। ठीक है ना। तो इस हाँ तरह सर। से जो भी प्रभाव हो रहा है उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं जो क्या करते हैं, किसी फोर्स के बेसिस पे काम करते हैं। ठीक है ना, तो वो ये सारे फैक्टर्स जो हैं किसी फ्लो में कार्य अगर कर रहे हैं तो वो स्टडी जो हम करेंगे वो किसके अंडर में करेंगे? डायनामिक्स ऑफ फ्लो। ठीक है ना, फ्लो की डायनामिक्स में करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें मेजरली तीन चीज़ को हम लेके चलते हैं। सबसे पहला, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सुना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? सुना है कभी? सुना है सर। हाँ, सुना है। वेरी गुड, बताओ क्या होता है? वो नहीं पता है। अच्छा, सुना है, पता नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी सुना होगा आपने। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किसका? मोमेंटम। ठीक है, देखो ये तीनों लॉ जो हैं इसके बेसिस पे ही हम जो डायनेमिक्स ऑफ फ्लो की स्टडी करेंगे कि फ्लो डायनेमिक्स ऑफ फ्लो है, इसके अंडर में तीन लॉ आते हैं, तीन लॉ के बेसिस पे हम सारा स्टडी करेंगे सारी चीज़ों का। ठीक है ना, वो सारे फैक्टर क्या है? एसिलेशन में चेंज आना, एनर्जी में चेंज आना। ठीक है ना। ठीक है, तो ये चीज़ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है ये बता देता हूँ मैं, कि मास के कोई भी चीज़ है उसका जो मास है, फर्स्ट वाला जो है मास कैन
नाइदर नाइदर बी क्रिएटेड, समझ रहे मेरी बात? क्रिएट करना मतलब उत्पन्न करना, क्रिएटेड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ रहे मेरी बात को, क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, कि मास को ना तो कभी बनाया जा सकता है, अपनी ओर से क्रिएट किया जा सकता है, और ना ही जो मास है उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? ठीक है ना? हाँ। कि मास को हम पीसेस में भले तोड़ सकते हैं, उसको अलग अलग टुकड़ों में कर सकते हैं, लेकिन जो मास है वो हमेशा उसका अस्तित्व रखे, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है ना? उसी तरह अगर दूसरा बात करूं तो एनर्जी का भी सेम ही है, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी फॉर्म लिखूंगा, इट कैन ओनली। इसमें देखो डिस्ट्रॉय तक तो सेम है, बस मास की जगह एनर्जी रख दो, है ना? बस थोड़ा सा इट कैन, हाँ। बस थोड़ा सा और आगे जोड़ूंगा, इस इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। समझ रहे हैं ये पॉइंट क्या हुआ? अनदर, ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है? समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है? कि एनर्जी को भी कैन नाइदर भी क्रिएटेड, ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता ना ही तोड़ा जा सकता है। एनर्जी को केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। जैसे अगर मेरे पास एनर्जी है, काइनेमेटिक एनर्जी है, तो उसको मैं किस में, चाहे काइनेटिक एनर्जी जो होती है क्या होती है? कोई भी चीज़ मोशन कर रही है, जैसे हवा है, हवा जो बह रही है, बहने वाली जो हवा है उसमें कौन सी एनर्जी होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? हाँ, तो अब काइनेटिक एनर्जी से आपने हवा से क्या कर दिया? एक पवन चक्की चला दी। अब पवन चक्की जो चल रही है वो काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है बेटा? मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है ना? अब मैकेनिकल एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब घूमने वाली जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? रोटेशनल एनर्जी। रोटेशन जो होता है वो कौन सी एनर्जी कारण होता है? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना? ठीक है, अब मैकेनिकल एनर्जी जो है टरबाइन को घुमा रही है, और टरबाइन क्या कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। समझ रहे हैं? जैसे आपने आगर क्षेत्र में से बिलोंग करते हैं, आगर में देखी होगी बहुत सारी पवन चक्कियाँ लगी है। हाँ सर, देखिए। वेरी गुड। तो वो कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है? सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट कर रही है? मैकेनिकल एनर्जी में, और फिर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आगे समझ। वेरी गुड। ठीक है ना? तो इस तरह से जो एनर्जी भी कभी भी ना तो आप सेल्फ क्रिएट कर सकते हो, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को केवल आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे आप में एक मोटर बाइक का इंजन देखा आपने? मोटरसाइकिल का इंजन। हाँ सर। ठीक है, उसमें अगर आप वो 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल की मैं मान लेता हूँ 100% एनर्जी उसके अंदर है ना? 1 लीटर पेट्रोल में जितनी एनर्जी होती है उसको मैं 100% एनर्जी मान लेता हूँ। ठीक है ना? तो क्या 100% एनर्जी ही आपकी मोटर बाइक को चलाने में यूज़ हो जाती है, और भी कहीं खर्च हो जाती है? बताओ। और भी कहीं खर्च होते हैं। वेरी गुड, और भी कहीं खर्च होती होगी। इससे कहना ये है कि देखो, मोटर बाइक का इंजन स्टार्ट हुआ तो एक तो वो गर्म होगा। ठीक है ना? ठीक है, तो एक तो हीट एनर्जी में ख़त्म हो गया, एक वो साउंड भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना? हेलो? हाँ सर। एक साउंड एनर्जी में टूट गया, और साथ में क्या करेगा? वो मैकेनिकल, वो घूमता भी है तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और किस में, और कौन कौन सी एनर्जी का लॉस हो जाता है उसमें? बताओ। देखो, एक वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशन भी तो करता है, वो वाइब्रेट करता है ना? हाँ सर। तो वाइब्रेट करता है, कोई ना कोई एनर्जी होगी तभी तो वो वाइब्रेट कर रहा है। बिना एनर्जी के कोई चीज़ ऑटोमेटिक वाइब्रेट तो नहीं करती है? करती है क्या? नहीं करती है। तो हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, ये कुछ एनर्जी है जिसमें वो जो आपकी 100% पेट्रोल की एनर्जी थी वो इतने पार्ट में टूट गई, जिसमें से केवल आप मैकेनिकल एनर्जी इसको यूज़ करते हैं, बाकी सारी एनर्जी फालतू जाती है। हीट एनर्जी में केवल जो आपका जो हीट मतलब इंजन गर्म हो जाता है और एटमॉस्फेयर में हीट रिलीज़ कर देता है, वो भी एनर्जी का लॉस ही है बेटा, है ना? लॉस ही है ना? तो इसमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं। उसके बाद कुछ परसेंट ही एनर्जी का हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब देखो, एनर्जी जितनी दी थी उतनी पूरी यूज़ नहीं हुई, भले यूज़ नहीं हुई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो खत्म हो गई, वो दूसरी फॉर्म में बदल गई। जैसे आप देखोगे हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी में बदल गई वो। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, हाँ, तो वो डिफरेंट एनर्जी में बदल गए। तो बस ये इतना सा समझाने के लिए मैंने इतने 2 एग्जाम्पल लिए हैं कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है, उसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? ठीक है, कि मोमेंटम भी कभी भी क्या नहीं होता? डिस्ट्रॉय नहीं होता। ठीक है ना? ठीक है, कि ना मोमेंटम के मतलब एक बार बता दें। जैसे फॉर एग्जांपल आप
एक ढलान पे चल रहे हैं ना, ये इनर्शिया के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा? इनर्शिया के कारण। इनर्शिया सुना आपने? जिसे आप एक एग्जांपल लो, एक ग्लास के ऊपर एक क्या रखो, एक सिक्का, वो एक प्लेइंग कार्ड होता है ना, ताश की पत्ती होती है, कांच के ग्लास के ऊपर ताश की पत्ती रख दो, ठीक है ना, उसके ऊपर एक सिक्का रख दो, रख देंगे ना। जैसे देखो, ये आपने ग्लास था, ग्लास के ऊपर एक प्लेइंग कार्ड ताश की पत्ती रख दी, इसके ऊपर एक सिक्का रख दिया, ठीक है, ये मैंने सिक्का रख दिया, ठीक। अभी ताश की पत्ती को मैं यहाँ से ऐसे करके ऐसे मारूंगा, ठीक है ना, कैसे? ऐसे मारूंगा, तो क्या होगा? ड्यू टू इनर्शिया, ये इसकी इनर्शिया के कारण ये इसके पोजीशन पर रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, और इसका सरफेस जो है, ये ताश की जो पत्ती है वो क्या मोशन में आ गई बेटा, आपने मारा तो, ठीक है, तो ताश की पत्ती निकल जाएगी बाहर और सिक्का ग्लास के अंदर गिर जाएगा, ना कि सिक्का पत्ती के साथ बाहर, वो भी दूर चला जाएगा, वो सिक्का दूर नहीं जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो ये किसके कारण हो रहा है? इनर्शिया के कारण। किसके कारण हो रहा है? इनर्शिया के कारण। और इनर्शिया के कारण ही किसी बॉडी में मोमेंटम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी ए है, इसका मोमेंटम ए में है, ठीक है ना, और ये आगे जाकर किसी दूसरी बॉडी से टकरा गई, क्या बॉडी बी से टकरा गई है ना। अब ये रेस्ट में पड़ी थी, जब तक रेस्ट में पड़ी थी तब तक इसका इनर्शिया था, मोमेंटम नहीं आया था, लेकिन जैसे ये यहाँ से मूवमेंट करके गई और इसको इसने स्ट्राइक कर दिया, क्या कर दिया? मार दिया, मतलब धक्का दिया। तो हाँ, तो अब क्या होगा? ये दोनों बॉडी, ये बॉडी बी और ये बॉडी ए, दोनों बॉडी का जो मोमेंटम है ये m1 और m2 दो पार्ट में टूट जाएगा। ये बॉडी ए है, मतलब ये यहाँ से ये आई और दोनों टकरा के एक इधर चली गई और एक इधर चली गई, ठीक है ना। तो अब इन दोनों बॉडी का तो मेरा टोटल मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा? m1 प्लस m2 कि इस बॉडी का और इस बॉडी का दोनों का मोमेंटम मिलाऊंगा वो इसके मोमेंटम के बराबर होगा। मतलब मोमेंटम मेरा खत्म नहीं हुआ, समझ रहे बात को? मोमेंटम मेरा खत्म नहीं हुआ, वो देखो जैसे यहाँ से एक में तो एक से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया, लेकिन मोमेंटम मेरा क्या नहीं हुआ? खत्म नहीं हुआ। तो यही मेरा कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना, समझ रहे? तो इसी तरीके से जो आपके फ्लूइड में हम पढ़ रहे हैं, फ्लूइड के जो पार्टिकल है उसमें कोई ना कोई उनका एक मोमेंटम होगा। जैसे एक पार्टिकल है, इसका एक अपना मोमेंटम होगा, ये बह रहा है, बहने के साथ इसके मोमेंटम के साथ बह रहा है ये, ठीक है ना। तो इसका मोमेंटम हो सकता है ये दूसरे पार्टिकल से टकराएगा तो उसमें ट्रांसफर कर देगा, उसका वो पार्टिकल किसी तीसरे में ट्रांसफर कर देगा। इस तरह मोमेंटम कभी खत्म नहीं होगा, समझ रहे मेरी बात को? हाँ, और ये किस में देखते हैं हम? केवल मूवमेंट वाले में। मूवमेंट जहाँ हो रहा, मूवमेंट मतलब फ्लो कर रहा है, मतलब प्रवाह कर रहा है, फ्लो के बारे में पढ़ रहे हैं हम, है ना। ठीक है, तो तीनों लॉज समझ में आए बेटा आपको? ठीक है, ठीक है। तो इस यूनिट में हम जो बात करेंगे वो किस किस की करेंगे? सबसे पहले एनर्जी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? एनर्जी। दूसरा बताया था मैंने एसिलेरेशन। दूसरा क्या बात करेंगे? तीसरा क्या बात करेंगे? मोमेंटम। ये तीन चीज़ के बेसिस पर हम इस यूनिट को पूरा पढ़ेंगे। मोमेंटम, ठीक है ना, ठीक है ना। तो तीन चीज़ कौन कौन सी? एनर्जी, एसिलेशन और मोमेंटम, ठीक है ना। चलो, अब सबसे पहले एनर्जी इन लिक्विड, ठीक है ना। मैं ये बात करूं कि एनर्जी ऑफ लिक्विड, पहला टॉपिक शुरू करता हूं मैं, एनर्जी ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब एनर्जी लिक्विड में तीन तरह से होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहला स्टैटिक एनर्जी। स्टैटिक एनर्जी जिसको हिंदी में बोलते हैं हम स्थैतिक, है ना। स्थैतिक मतलब एक जगह फिक्स रहकर जो एनर्जी के साथ वो स्टोर होकर पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा मैं देखता हूँ काइनेमेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी सुना है इनके बारे में आपने? तीसरा जो होगा मेरा पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी होगी? हाँ, प्रेशर एनर्जी, सॉरी, प्रेशर एनर्जी, ठीक है ना। ठीक है, अब स्टैटिक एनर्जी में जो मेजर पढ़ेंगे हम वो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। कौन सी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसके बारे में पोटेंशियल, हाँ, एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? सबसे पहला देख लेता हूँ कि द्रव, जो भी मेरा द्रव है उसकी जो स्थिति है, उस जिस स्थिति में द्रव रखा हुआ उस स्थिति में अपनी उसकी एक एनर्जी होगी। क्या होगी बेटा? हेलो, हाँ सर। ठीक है, कोई भी किसी भी इनिशियल कंडीशन में अगर कोई द्रव रखा है तो वो जिस भी जगह रखा वहाँ उसकी एक अपनी एनर्जी होगी।
ठीक है। हाँ ठीक है, अब ये जो हम एनर्जी कैसे होगी, मतलब कि हम इसका जो एक क्या मानते हैं, क्षैतिज तल। क्षैतिज तल सुना आपने, क्षैतिज तल। क्षैतिज तल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेटम लेवल। डेटम लेवल सुना कभी आपने? नहीं सर, नहीं सुना। डेटम लेवल मतलब इसको बोलते हैं हम एक समुद्र तल से ऊंचाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुद्र तल से ऊंचाई। अच्छा एक बात बताओ बेटा, हम जितनी भी जगह जितनी भी जगह ज़मीन है, क्या है, लैंड है, वो लैंड सारी कहीं ना कहीं समुद्र तल से तो ऊंची होगी ना बेटा। आप एक इमेजिन करके देखो, ऐसा तो नहीं होगा कि समुद्र का तल ऊंचा होगा और हम नीचे हैं। अगर ऐसा होता तो वहाँ का पानी हम जहाँ वहाँ भर जाता और समुद्र जहाँ वहाँ ज़मीन रहती वहाँ हम रहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसका मतलब ये है कि समुद्र तल जो है हमारा, जो ये लैंड सरफेस है, इससे किसी ना कितना भी, चाहे कितना भी हो वो, लेकिन वो इससे क्या है, नीचे है। ठीक है, तो हम जो ये डेटम लाइन लेते हैं, ये डेटम लाइन किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं बेटा? डेटम लेवल जो किसके लेवल रिस्पेक्ट में लेते हैं? समुद्र तल से ऊंचाई के लेवल में। ठीक है ना, डेटम लेवल किसके बेसिस पे लिया जाता है? डेटम समुद्र तल से ऊंचाई। वेरी गुड, लेवल। देखो अब चाहे किसी भी बॉडी में, कहीं भी किसी भी बॉडी में वाटर या लिक्विड भरा हुआ है बेटा, तो वो वाटर या लिक्विड हमेशा, आपको पता है, आप जो ज़मीन पे है तो ज़मीन पे आप ऑब्वियस है कि जैसे ये ज़मीन है आपकी बेटा, है ना, और इधर समुद्र आ गया, तो समुद्र तल से ऊंचाई जो है, जितनी ऊंचाई है आपके लैंड सरफेस की, ये आपका क्या हो गया, डेटम लाइन। ये क्या हो गई आपकी डेटम लाइन, ये वाली। ठीक है ना, ये, और ये समुद्र है आपका, ये क्या है, समुद्र है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर चाहे किसी भी, चाहे एक बर्तन में आपने वाटर भर के रखा, ठीक है, इस ज़मीन पर रखा आपने बेटा, तो बताओ इसमें कोई ना कोई इसका स्थिति की, मतलब स्टैटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी, बताओ मुझे। स्टैटिक एनर्जी क्या होगी? स्टैटिक एनर्जी क्या होगी? एक मिनट रियांश बेटा, एक मिनट। हाँ, हमार जो हो ये केक तू दिया मैं लेसिन पर है ना हमार जो। हेलो, हाँ बेटा रियांशी, ठीक है बेटा, हेलो, सर आयुष। हाँ सॉरी आयुषी, ठीक है। नहीं बेटा, वो मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी ना, मैं नाम नहीं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर मेरा मेन डिस्प्ले दिख रहा है मेरे को, है ना। अच्छा कौन कौन आए, और आए? आयुषी अकेले आई है? कोई भी नहीं। अच्छा, इसका मतलब बाकी लोगों को कम समझ में आया, इसलिए दूसरी क्लास में आए नहीं वो, है ना, क्यों? हाँ हो सकता है। चलो ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये देखो, अब ये समुद्र तल से जो डेटम लाइन मेरी है, इससे ऊपर ही है लिक्विड, कुछ कितनी भी हाइट पे है तो इससे ऊपर ना बेटा, समुद्र तल से। हाँ बेटा समुद्र तल से तो ऊपर है ना, तो अब क्या होगा, ये फ्लूइड की एनर्जी जो है वो हमेशा फ्लो करने की कोशिश करेगी किधर, कि जो आपका हायर डेटम लाइन के ऊपर से जो लोअर टू डेटम लाइन के, जो लो डेटम लाइन से नीचे क्या है बेटा, आपका समुद्र तल है, तो ये ऊंचे वाले हिस्से से नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगी। आपको हमेशा पता है ना कि जो फ्लूइड हो वो हमेशा बहता है किधर, ग्रेविटी फोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि जो ऊंचाई है, ऊंचाई से वो किधर बहेगा बेटा, नीचे की ओर बहेगा। किधर बहेगा, नीचे की ओर बहेगा, नीचे की। ये पता है। तो इसमें मतलब कोई ना कोई एनर्जी स्टोर हो गई है, ये यहाँ रखा है फ्लूइड बर्तन में, इसमें कोई ना कोई एनर्जी स्टोर है जिसके कारण ये यहाँ जाने के लिए तैयार है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? फॉर एग्जांपल इस कंटेनर से मैंने अगर इसको निकाल दिया तो ये क्या होगा, फ्लो करके सीधा जाएगा किधर, इधर ही जाएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए ज़मीन पे जितनी बारिश होती है सारा बहकर इकट्ठा होकर नदियों से इकट्ठा होकर जाता कहाँ, समुद्र में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, वो स्टैटिक, चाहे ज़मीन पे गिरने के बाद वो कैसा हो, उसकी रेस्ट में आ जाता है, लेकिन किसके कारण, उसके अंदर जो एनर्जी है कौन सी, स्टैटिकी एनर्जी जो है, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक एनर्जी, इस स्टैटिक एनर्जी के कारण वो फ्लो करके कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है बेटा, वेरी गुड, समुद्र में चला जाता है। ठीक है ना, तो मतलब कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है किसी भी कंटेनर में तो उसमें स्टैटिक एनर्जी प्रेजेंट है। अब स्टैटिक एनर्जी अलग अलग कंडीशन में प्रेजेंट होती है, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से काम करती है। फॉर एग्जांपल एक बात बताओ, आपने एक बकेट है ना, एक बकेट ज़मीन पर रखी है, उसमें एक छोटा सा छेद है, ठीक है। अब उसी बकेट को आप थोड़ी और ऊंचाई पर रख दो, है ना, मतलब जैसे आप क्या करो उसको कि 10 फीट की ऊंचाई पर उठा के रख दो, तो आप उसको उठा के ऊंचाई पे रख रहे हैं, इसका मतलब आपने क्या किया, उसके अंदर और एनर्जी बढ़ा दी, आपने उस फ्लूइड के अंदर क्या कर दिया, एनर्जी बढ़ा दी। मतलब आपने जो काम किया ना, वर्क किया आपने बकेट को उठाई तो आपने भैया एनर्जी तो लगाई होगी, वर्क तो किया होगा,
अरे काम किया कि नहीं किया वाटर के बकेट पे? अब उसको ऊंचाई पे रख दिया तो इसका कारण, इसके लिए उसमें और एनर्जी आ गई। वो एनर्जी क्या होती है? मेरी पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है बेटा? पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं? एनर्जी चेंज ड्यू टू चेंज इन हाइट, कि मतलब हाइट ऑफ लिक्विड, कि किसी भी लिक्विड की हाइट में अगर चेंज किया जा रहा है तो उसकी जो एनर्जी है, वो एनर्जी जो स्टोर है उसमें भी चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, अरे डैम में देखा, जैसे ये डैम है, डैम बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर इधर पूरा डैम भरा हुआ है, और इधर क्या डैम से आप ऐसे करके इस ऊंचाई से पानी को गिराते हैं गेट खोलकर, और ये पानी नीचे टरबाइन लगा रहता है। क्या लगा रहता है बेटा? टरबाइन। हाँ, तो ये टरबाइन रोटेट करता है, तो इससे क्या रोटेट होता है आपका? क्या रोटेट होता है? डायनामो। डायनामो क्या होता है? जनरेटर का जो होता है ना वो पार्ट जो लाइट बनाता है ना, तो इस टरबाइन से वो रोटेट होगा और वो क्या बनाएगा? लाइट बनाएगा। इसलिए बड़े बड़े डैम जो होते हैं उसमें जो वाटर में कौन सी एनर्जी होती है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी है। वो एनर्जी किस में? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। काइनेटिक एनर्जी फिर इसको किस में चेंज करती है? मैकेनिकल एनर्जी में। और ये मैकेनिकल एनर्जी फिर किस में चेंज होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इस तरह से चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से स्टोर हुई है? जब वाटर वहाँ से गिरा तो इसकी स्टैटिक एनर्जी और साथ ही साथ ऊंचाई पे अगर पानी इकट्ठा हो गया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। ये दोनों एनर्जी मिलकर क्या कर रही है? नीचे फ्लो करने के लिए कोशिश कर रही है। और नीचे फ्लो अगर करने लगी, फ्लो करना मतलब बहना, और अगर जो चीज़ बहने लग जाती है उसमें क्या आने लग जाती है? काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी इसको टरबाइन को क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। क्या कर रही है? रोटेट करती है। ठीक है ना। और रोटेट करती है, वो जो रोटेट हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी फिर वो किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा? हेलो, हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। ठीक है, कोई भी नहीं आया अभी तो आयुष्य के लिए। ठीक है बेटा, तो अब इस तरह से मैं अगर बोलूं कि मैं मान लेता हूं कि क्षैतिज तल से जो आपका कि एक जो ऊंचाई है मेरी, मैं मान लेता हूँ वो जेड है। लेट एज्यूम हाइट ऑफ लिक्विड फ्रॉम डेटम लेवल। कहाँ से बेटा? डेटम लेवल से जो मेरी हाइट है वो क्या है? मैंने जेड मान ली। ठीक है ना। क्या मान ली बेटा? हाँ, हाइट जो मैंने जेड मान ली। तो 1 किलोग्राम अगर मैंने द्रव ले लिया, कितना? 1 kg लिक्विड। 1 kg लिक्विड पर मेरी जो स्टैटिक एनर्जी होगी कितनी होगी? 1 kg लिक्विड पर स्टैटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा? इज इक्वल टू, बेटा जितनी हाइट है उतने का इंटू कर दो। तो हाइट कितनी है आपकी? जेड। और कितना लिक्विड है बेटा आपका? 1 kg। तो इज इक्वल टू ये क्या आप क्या? जेड। अगर 2 kg होता है तो 2 जेड हो जाता। ठीक है ना। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, ठीक है। तो इससे मुझे जेड से क्या पता चल रहा है कि भैया जितनी ऊंचाई, देखो अब आप बताओ कि स्टैटिक एनर्जी इज इक्वल टू जेड इंटू जो भी आपका द्रव का भार है वो लिखा मैंने, है ना। तो अगर मेरा जेड जैसे से बढ़ता जाएगा मेरी स्टैटिक एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जेड मतलब हाइट। जेड मतलब क्या है? ये देखो हाइट है, कि जैसे जैसे मैं हाइट को, जैसे ये मेरा डेटम लाइन है, यहाँ से जैसे जैसे हाइट को मैं बढ़ाता जाऊँगा, और अगर उसमें लिक्विड भरा हुआ है तो उसकी स्टैटिक एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और जितनी ज़्यादा एनर्जी, जितनी ज़्यादा हाइट पे हो जाता जाएगा वैसे वैसे उसकी स्टैटिक एनर्जी बढ़ रही है। इसका मतलब उसकी क्या? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़। हाँ, वेरी गुड। तो स्टैटिक एनर्जी की कैटेगरी में आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। चलो, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट जो बात करता हूँ मैं वो काइनेटिक एनर्जी। किसकी बात करता हूँ? काइनेटिक एनर्जी किसके कारण आएगी बताओ मुझे? काइनेटिक एनर्जी के बाद, वेरी गुड। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन दैट इट मस्ट हैव काइनेटिक एनर्जी, कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट है वो अगर मोशन में है तो उसके पास अपनी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी। आप समझे मेरी बात को? कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी। ठीक है, हाँ सर। वेरी गुड। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब कोई भी फ्लूइड है, कोई भी लिक्विड है,
वो अगर बह रहा है ना, अगर वो बह रहा है तो उसमें कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी अगर इकट्ठी हो रही तो वो एनर्जी क्या होगी, वही चीज़ हम देखेंगे, ठीक है ना। तो मान लेता हूँ मैं, लेट एज्यूम, आप एज्यूम कर लो, मैंने एज्यूम कर लिया कि जैसे m किलोग्राम, m मास का, जैसे कोई लिक्विड है, लिक्विड ऑफ मास इज इक्वल टू m, कि जो मेरा मास है वो क्या है बेटा, मेरा m मास का जो है, ठीक है। और वो जो बह रहा है उसकी बहने की, मैंने क्या बोला, मोशन, मोशन हो रहा मतलब उसकी वेलोसिटी, m मास है और v इज इक्वल टू उसका वेग क्या है बेटा, आपका v जो है वो क्या है, उसका वेग, वेग मतलब उसका वेलोसिटी है, ठीक है ना। कि एक लिक्विड है उसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, समझ रहे मेरी बात को, v है, v वेग से वो बह रहा है, ठीक है ना। देन तो मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, के ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर। आप समझ रहे मेरी बात को, अरे समझे कि नहीं समझे, समझ रहे, समझ गए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ पूछूंगा, मुझे मास और वेट में अंतर पता है आपको क्या होता है, मास और वेट में अगर अंतर बता दोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मास चेंज नहीं होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों में रिलेशन मैथमेटिकली बता सकते हैं, वो नहीं पता है। मैथमेटिकल नहीं पता है, देखो मेरा वेट इज इक्वल टू होता है मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है ना। कि मतलब वो देखो वेट चेंज क्यों हो रहा है, मास तो कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन वेट क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि प्लेस टू प्लेस हर जगह ग्रेविटी फोर्स थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करता है। जैसे अर्थ पे ग्रेविटी फोर्स 9.8 आप लगाते हैं, अगर चांद पे जाओगे तो 1/6 हो जाएगा, मतलब 9.8 का छठा भाग कर दो आप, 6 भाग दे दो उसमें, उतना हिस्सा जो आएगा उतना ही ग्रेविटी फोर्स चांद पे लगता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब वेट जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चेंज हो सकता है, लेकिन ग्रेविटी आपकी, सॉरी मास जो है वो फिक्स रहेगा, वो कहीं भी चेंज नहीं होगा ऑल ओवर द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ कहीं भी चेंज नहीं होगा। जैसे ये अर्थ है, ठीक है ना, तो ये आपका इक्वेटर है और ये पोलर रीजन है, ये क्या है, पोल से, ये क्या बेटा, पोल है, और ये क्या है, इक्वेटर है। तो अगर आप इक्वेटर पे अपना वेट करोगे तो W1 रहेगा, तो पोल पे जाकर आपका W2 हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ वेट में चेंज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने प्लेस चेंज कर लिया, प्लेस चेंज किया तो G की वैल्यू भी आपकी प्लेस टू प्लेस क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। खैर अर्थ पे आप अलग अलग प्लेस पे देखोगे तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना, लेकिन एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जाओगे तो ज़्यादा वेरिएशन आपको दिखेगा। आप समझे मेरी बात को, ठीक है। तो मेरी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² था बेटा, ठीक है। तो अब इसमें बताओ मुझे मास इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर इसको W इज इक्वल टू mg होता है तो मास इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं W/g लिख सकता हूँ। अरे मास इधर रख लिया, जी को इधर भेज दिया है ना, तो मैं इधर लिख देता हूँ हाफ इंटू W/g और साथ में v², ठीक है। तो इसको दो तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। हो सकता है आपको क्वेश्चन में वो वेट दे दे और ग्रेविटेशन फोर्स दे दे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना, और हो सकता है वो मास दे दे तो आपको काइनेटिक एनर्जी का निकालना, तो ये फॉर्मूला लगेगा। समझ में आया। न्यूमेरिकल में और कुछ नहीं करता, बस इसी चीज़ों में कन्फ्यूज़ करता हो। किस में करता है, इन चीज़ों में। अरे समझे, हाँ सर समझ गए। ठीक है। तो अगर मैं यूनिट वेट के लिए निकालूं कि मेरा, मान लेता हूं कि मैं फॉर 1 kg, फॉर 1 kg मतलब 1 किलो के लिए अगर मैं बात करूं तो 1/2 इंटू 1/g इंटू v², ये g है बेटा, है ना, g। तो ये क्या हो गया मेरा, इज इक्वल टू, ये क्या हो गया आपका v²/2g, बेटा यही होगा 1 kg के लिए, हाँ v²/2g होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो इतना समझ में आया। काइनेटिक एनर्जी में कोई डाउट है क्या, बता दो, हो तो मुझे बताओ। नहीं है सर, आ गया समझ। ठीक है। और स्टैटिक एनर्जी में कोई डाउट है, नहीं वो भी आ गया। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करता हूँ मैं, वो बात करता हूँ मेरी प्रेशर एनर्जी। कौन सा टॉपिक आएगा, प्रेशर एनर्जी। वेरी गुड, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी को कैसे डिफाइड करेंगे, आप बता सकते हैं कुछ। किसी भी चीज पे प्रेशर लगाते हैं। व्हेन
ठीक है, प्रेशर एनर्जी को बता देता हूँ मैं। व्हेन, पढ़ते जाना है ना, ड्यू टू एनी प्रेशर ऑन लिक्विड the liquid ठीक है बेटा, देखो पढ़ने में आ रहा है, दिख रहा है ऐसा ऐसा क्लियर? दिख रहा है सर। पढ़ो क्या लिखा है। When due to any pressure on liquid, the liquid gets energy is called pressure energy. वेरी गुड। कि जब किसी भी प्रेशर के कारण, जब कोई लिक्विड भरा हुआ है, किसी भी कंटेनर में भरा हुआ है या कहीं पे भरा हुआ है, उसके ऊपर अगर कोई प्रेशर अप्लाई किया गया है तो उस प्रेशर के कारण क्या होगा, उसकी एनर्जी में चेंज आ जाएगा। उसके अंदर जो एनर्जी है उसकी एनर्जी में चेंज आ जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसमें जो एनर्जी आ जाएगी उसी को हम क्या बोलेंगे? वेरी गुड, प्रेशर एनर्जी। फॉर एग्जांपल देखो, अभी तो यहाँ लिक्विड की बात, हाँ बोलो बोलो, एक बार और रिपीट करूँ? देखो कोई लिक्विड है, जब उसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो उस प्रेशर के कारण जो भी एनर्जी लिक्विड के अंदर स्टोर हो जाएगी वही मेरी क्या होगी? प्रेशर एनर्जी। आप समझे मेरी बात को? देखो मैं फ्लूइड में पहले गैसेस के लिए समझाता हूँ इसको। किसके लिए समझाता हूँ? गैसेस के लिए समझाता हूँ, उसके बाद फिर आपको मैं समझाऊंगा फ्लूइड्स के लिए, ठीक है ना। देखो गैसेस के लिए आपने कभी मोटर बाइक और साइकिल इनका पंचर वगैरह बनाते हैं उनकी दुकान देखी है? देखिए। तो उसके वहाँ एक ऐसा करके बोतल होता है, टैंक होता है, और उससे एक नली निकली रहती है और इस नली से वो साइकिल और मोटरसाइकिल में हवा देता है। एक नोजल होता है, पता है? हाँ सर। ऐसी टंकी रखी रहती है उसके वहाँ, है ना। तो ये टंकी है, इसमें क्या होता है कि आप एक मशीन रखी रहती है इसके ऊपर और यहाँ एक छोटी सी मोटर रहती है। वो मोटर इस मशीन को घुमाती है। क्या करती है? इस मशीन को घुमाती है। मशीन क्या करती है? इसके अंदर एयर प्रेशर, हवा को प्रेशर करके डालती जाती है। इस टैंक के अंदर हवा को प्रेशर करके डाल देती है। अब पता है आपको कि हवा तो इसमें जितनी इसका वॉल्यूम है इतनी आएगी, लेकिन उसके बाद भी अगर मशीन डालती रहेगी तो हवा क्या होती जाएगी? कंप्रेस होती जाएगी। मतलब क्या लग रहा है उसके ऊपर? प्रेशर लग रहा है। वेरी गुड। प्रेशर अगर उसके ऊपर लग रहा है तो वो प्रेशराइज होती गई, दबती गई दबती गई दबती गई और उसमें कंप्रेस हो गई, बिल्कुल कंप्रेस होकर वो स्टोर हो गई, ठीक है ना। कंप्रेस होकर अगर स्टोर हो गई, अब इसके बाद ये मशीन आप बंद कर देते हो। जब आप मोटर बाइक में या फिर साइकिल में जब हवा डालते हैं तो यहाँ प्रेशर से हवा निकलती है। तो वो क्यों निकल रही है? मतलब कोई ना कोई एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई। वो एनर्जी कौन सी बेटा? प्रेशर एनर्जी। वो प्रेशर एनर्जी ही प्रेशर से आपके साइकिल ट्यूब या मोटर बाइक के ट्यूब में आपको हवा डाल रही है। आप समझ रहे मेरी बात को? जो इस टैंक के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ था, फ्लूइड क्या था? यहाँ पर गैस था। वो गैस के ऊपर इसने मशीन में प्रेशर लगाती गई और प्रेशर के कारण बिल्कुल कंप्रेस करके गैस भर दी उसने, ठीक है ना। तो वहाँ पर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई? प्रेशर एनर्जी। और यही प्रेशर एनर्जी फिर पाइप से फ्लो होकर साइकिल ट्यूब या मोटर बाइक ट्यूब में हवा डालने के लिए यूज़ की जाती है। आप समझे अब मेरी बात को? समझ गए। ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड के लिए मान लेता हूं कि माना कि लेट मैं मान लेता हूं कि कोई द्रव की किसी बिंदु पे लेट प्रेशर ऑन एनी पॉइंट ऑफ लिक्विड, कि किसी लिक्विड के किसी भी पॉइंट पर प्रेशर मेरा अगर मैं मान रहा हूँ तो मान लेता हूँ ये मेरा हो गया P किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया हो उसमें मेरा कितना प्रेशर लग रहा है बेटा? मान लिया P लग रहा है। आप आवाज़ आ रही बेटा? कितना प्रेशर लग रहा है? P लग रहा है। तो अब बताओ मुझे प्रति किलोग्राम, तो बताओ प्रति किलोग्राम वेट में जो द्रव है उसका प्रति किलोग्राम भार अगर मैं लूँगा उसमें मेरा कितना प्रेशर लगेगा? तो प्रेशर पर वेट, मतलब जितना वेट आपका है। आप समझ रहे मेरी बात को?
कि कितना प्रेशर है और वेट कितना है, पर वेट आपका कितना प्रेशर लग रहा है, वो चीज़ एक बिंदु पर है तो पर वेट मतलब पर यूनिट वेट। ठीक है ना, समझ रहे हैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है। हाँ सर। अब यहाँ पर जो आपका ये क्या है, W क्या है बेटा आपका? अपेक्षित भार जिसको बोलते हैं, जिसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक वेट। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट पता है ना, फर्स्ट यूनिट में बताया था, पता है ना? हाँ, क्या होता है? स्पेसिफिक वेट बताया था मैंने आपको उसमें। ठीक है, जो भी लिक्विड है, देखो अपेक्षित भार बता देता हूँ मैं, जो भी लिक्विड है, 1000। हाँ वेट ऑफ, देखो हाँ वेट ऑफ लिक्विड, ठीक है, जो भी लिक्विड है उसका वेट डिवाइडेड बाय अपेक्षित भार आपका जो जल का कितना होगा वो लिखेंगे हम, क्या होंगे? स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। किसका लिखेंगे? कि आपका जो लिक्विड है उसका वेट, और नीचे स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। इससे जो कैलकुलेट होगा वो मेरा क्या आ जाएगा? जो भी फ्लूइड है उसका अपेक्षित भार में निकाल सकता हूँ। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ सर। हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। तो ठीक है, नेक्स्ट जो होगा, हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है बेटा? आ रही है। ठीक है, अगला टॉपिक अगर मैं डिस्कस करूँ तो वो होगा मेरा टोटल एनर्जी। क्या बात करनी है मुझे? टोटल। टोटल एनर्जी। वेरी गुड। तो टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करूँगा बताओ मुझे? बताओ, टोटल एनर्जी क्या होगी? जितने भी मेरे लिक्विड के ऊपर जितनी भी एनर्जी लग रही है सारे का सम। समझे मेरी बात को? हाँ या ना? समझे? वेरी गुड। तो अगर टोटल एनर्जी में बात करूँगा तो ई टी का मतलब टोटल एनर्जी, तो इसमें कौन कौन सी आएगी बेटा? आपकी स्टैटिक एनर्जी प्लस काइनेमेटिक एनर्जी और प्लस प्रेशर एनर्जी। समझ में आया? अब टोटल एनर्जी, ये स्टैटिक एनर्जी क्या आई थी मेरी? जेड मान लिया था मैंने कि 1 किलोग्राम भार है किसी द्रव का, तो उस पर एच हाइट, जेड हाइट से अगर जेड उसकी हाइट जो है जेड है डेटम लेवल से, तो उसका जो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी? जेड होगी। ठीक है ना? प्लस काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या आ रही थी लास्ट में? ये सब किसके लिए ले रहा हूँ मैं? यूनिट मास के, यूनिट वेट के लिए ले रहा हूँ। किसके लिए? यूनिट वेट के लिए। ठीक है, तो यूनिट वेट के लिए क्या हो जाएगी? V²/2g। बेटा यही आया था मेरा? अरे हाँ या ना? हाँ सर। और इसमें भी यूनिट वेट के लिए P/W यही आया था लास्ट में। देखो मैं बता देता हूँ इसका फिर से। 2g कहाँ है ये यहाँ देखो, ये क्या था? 1/2 WG V² था ना, तो 1/2 जो है वो आपका W जो है वो 1 ले लिया आपने, तो क्या हो गया? ये क्या हो गया आपका? V²/2g। यही बनेगा ना इससे? यहाँ 1 रख दो W की जगह, तो क्या बनेगा? यही बनेगा V²/2g। ठीक है ना? तो ये यूनिट वेट के लिए मैंने ले लिया, ये 3 हो गया। तो ये मेरा जो सम होगा सभी एनर्जी का, ये क्या होगा? Z प्लस V²/2g प्लस PW। ठीक है ना? ये प्रेशर पर यूनिट स्पेसिफिक वेट। ठीक है ना? समझ में आया? ई हाँ सर। आया। ठीक है रियांशी बेटा, आओ, सॉरी आयुषी। ओके ठीक है, तो आज हमने जो देखा, कौन कौन से देखा आपने? एक तो देखा आपने सबसे पहला स्टैटिक एनर्जी, उसके बाद देखा आपने काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद देखा आपने पोटेंशियल, सॉरी प्रेशर एनर्जी। ठीक है ना? 3 तरह की एनर्जी देखी, तीनों तरह की एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद टोटल एनर्जी क्या होती है? तीनों का सम। ये चीज़ें आपको याद रखना है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है ना? ठीक है,
चलो ठीक है, अब मैं नया टॉपिक शुरू करूँ, लास्ट 1 मिनट बचा है इसलिए मैं अब नया टॉपिक शुरू नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके ठीक है बेटा, थैंक यू।